एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम। दोस्तों, आज बात करेंगे इस्राईल की और कुछ वो बातें करेंगे जो आपको शायद कहीं और से न मालूम हो सके। इस्राईल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कब होने वाला है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने एनवीएन पर इस्राईल के बारे में 2 वीडियो किए। उनमें से एक वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि नेतन्याहू ने जो किया वो क्यों किया और वो सब करने के बाद भी वो उस कुर्सी को नहीं बचा सके जिसको बचाने के लिए उन्होंने कुल 267 इंसानों की जानें ले ली। इन 267 लोगों में 254 फ़िलिस्तीनी थे और 13 इस्राएली थे। इन 267 लोगों में 67 फ़िलिस्तीनी बच्चे थे और 2 यहूदी बच्चे भी थे। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन 67 बच्चों की, फ़िलिस्तीनी बच्चों को, 67 फ़िलिस्तीनी बच्चों की जो मरे हैं उनकी तस्वीरें अपने फ्रंट पेज पर छापी हैं और नेतन्याहू से पूछा था कि इनको क्यों मारा गया, क्या ये हमास के टेररिस्ट थे। 12 साल तक अपनी कुर्सी से चिपके रहने के बाद अब नेतन्याहू की छुट्टी हो गई। रहे तो वो 15 साल तक, 3 साल पहले और फिर 2009 से 2021 तक 12 साल अब। इतने लंबे अरसे तक इस्राईल का कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर नहीं रहा। हमने आपको ये बताया था कि उन्होंने ये सब किया क्यों था। ये सब उन्होंने किया था 2 वजहों से। पहली वजह तो ये थी कि उनकी गवर्नमेंट डामाडोल थी और ये हो रहा था कि वो शायद अब दोबारा गवर्नमेंट न बना सके, उनको वो मेजॉरिटी न मिल सके जो मिली। हालांकि 2 साल में 4 बार इलेक्शन हुए और बहुत थोड़े थोड़े अरसे के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे, मगर किसी तरीके से वो काम चलाते रहे। अब लग रहा था कि ये नहीं होगा और वो ये जानते थे कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो वो 5 करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं। उनको गिरफ्तारी से सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी बचाया रही थी, क्योंकि इस्राईल के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब जिस तलवार से वो बचना चाहते थे वो उनके सर पर लटक रही है। वो कब गिरफ्तार होंगे और कैसे गिरफ्तार होंगे ये देखना है। दूसरी वजह हमने आपको ये बताई थी कि नेतन्याहू को ये डर था कि कहीं इस्राईल में पहली बार उसकी हिस्ट्री में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ना आ जाए। वो इस ख्याल से डरे हुए थे कि अगर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई तो उनकी पार्टी लिकुद का फ्यूचर बिल्कुल डार्क, भविष्य अंधकार में है, मुस्तकबिल अंधेरे में है। अब गिरफ्तारी की तलवार भी उनके सर पर लटक चुकी है। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट तो नहीं आई, लेकिन जो गवर्नमेंट आई है या गवर्नमेंट आने वाली है वो लेफ्टिस्ट पार्टियों की मदद से आ रही है। लेफ्टिस्ट पार्टियों का एजेंडा लिकुद पार्टी यानी नेतन्याहू की पार्टी से बिल्कुल अलग है। लेफ्टिस्ट पार्टियां 2 स्टेट फार्मूला को मानती हैं, यानी वो ये मानती हैं कि इस्राईल और फ़लस्तीन की रियासतों को, स्टेट्स को अगल बगल रहना चाहिए, जो नेतन्याहू नहीं चाहते और नहीं मानते। बहरहाल अब एक नई गवर्नमेंट आ रही है और एक नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। उन नए प्राइम मिनिस्टर का नाम नफ्ताली बेनेट है।
नफ्ताली बेनेट के बारे में आपको चल बहुत दिलचस्प बातें बताएं। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसराइल के, और जिस तरह हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले की पहचान उनकी काली टोपी है, उसी तरीके से इसराइल में जो कट्टरपंथी यहूदी हैं उनकी पहचान भी चीपा है। चीपा एक गोल टोपी है जो सर के पिछले हिस्से पे पहनी जाती है, और इसे सिर्फ कट्टर यहूदी पहनते हैं। नफ्ताली बेनेट बहुत कट्टरपंथी हैं। पैलेस्टाइन के बारे में उनकी और नेतन्याहू की पॉलिसीज़ में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। वो भी नहीं चाहते हैं कि पैलेस्टीन की रियासत बने। जब 2016 में ट्रंप जीत के आए थे तो इन्होंने बड़ा जश्न मनाया था बेनेट ने, और इन्होंने कहा था कि अब पैलेस्टाइन स्टेट बनने की, फ़िलिस्तीनी रियासत बनने की तमाम संभावनाएं, तमाम इम्कानात ख़त्म हो चुके। अब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनकी ट्रेजेडी है। उनकी ट्रेजेडी ये है कि 120 मेंबर की इस्राएली पार्लियामेंट में, जिसे केनेसेट कहते हैं, उसमें उनकी पार्टी जो है, यामीनिया पार्टी, वो उसके कुल 7 मेंबर हैं उनको मिलाकर। 120 में कुल 7 मेंबर उनके हैं। बाकी जितनी गवर्नमेंट जो बनेगी वो न सिर्फ लेफ्टिस्ट पार्टियों, वामपंथी पार्टियों, बाएं बाजू की पार्टियों की मदद से बन रही है, बल्कि 5 अरब मुसलमान मेंबरों की मदद से बन रही है, जिसके लीडर मंसूर अब्बास हैं। और ये शायद इसराइल की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि उनकी गवर्नमेंट में कोई इसराइली अरब भी शामिल होगा, कोई मुस्लिम भी शामिल होगा। शायद यही वजह है, जैसे ही ये मालूम हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे, उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि गाज़ा पट्टी को इसराइल में शामिल करने का कोई प्लान नहीं है, हालांकि ये उनका प्लान था। एक बात आपको बताएं, ये नफ्ताली बेनेट अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, व्लॉग अपना चलाते हैं। उस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं थे, 30-35 हज़ार व्यूवर थे उसके। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं तो ज़ाहिर है व्यूवरशिप बढ़ गई। लेकिन इन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर 20 मई को, अभी पिछली 20 मई को, एक तस्वीर डाली एक हॉस्पिटल बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, कई मालाओं की, कई मंजिलों की इमारत थी। उसका नाम शिफा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था उसका नाम शिफा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमास के दहशतगर्द हैं वो इन अस्पतालों के अंदर छुपे हुए हैं, उसके बेसमेंट में छुपे हुए हैं। इसीलिए हम किसी फ़िलिस्तीनी शहरी को, नागरिक को नहीं मारना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब वो ऐसी जगह पर छुपे होते हैं तो हमें गोलीबारी करना पड़ती है, उसमें शहरी मर जाते हैं। और उसका उन्होंने बाकायदा उस हॉस्पिटल की तस्वीर लगाई। Ever hear of the Shifa Hospital? It's the largest medical complex in Gaza. It's also where Hamas, his headquarters, is located while they're conducting terror actions against Israel. लेकिन तस्वीर लगाने जैसे ही वो सामने लगाई गई और सामने आई, वैसे ही मालूम हुआ कि ये गज़ा के किसी हॉस्पिटल की तस्वीर नहीं है। ये शिफा हॉस्पिटल जिसको उन्होंने अपने व्लॉग पे दिखाया था, ये तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बना हुआ है। तो उससे उनका ये झूठ खुल गया। मुझे लगता है अभी तक शायद उन्होंने उसको डिलीट नहीं किया है, लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। मगर उससे ये मालूम हो गया कि नफ्ताली बेनेट कितने पानी में है। तो ये तय है कि अब इसराइल को 2 स्टेट फार्मूला मानना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बाइडेन ने बहुत साफ कह दिया है कि 2 स्टेट फार्मूले के अलावा और कोई हल मुमकिन ही नहीं है। और जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तलिफ हैं, ये बात सारे इसराइल को मालूम हो गई। ये बात नफ्ताली बेनेट को भी मालूम है कि इसराइल हार चुका है, उसने हमास के आगे घुटने टेक दिए हैं। इसलिए
उनकी अपनी पॉलिसी चलाना मुमकिन नहीं है। यूँ भी जो तय हुआ है, जो गवर्नमेंट बनी है, उसमें ये नफ्ताली बेनेट रोटेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी 2 साल तक ये रहेंगे और 2 साल के बाद जो फॉरेन मिनिस्टर अब है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये अपनी पॉलिसी अब चला सकें। अब इस तमाम मामले को हिंदुस्तान में, हमारे देश में, ख़ास तौर पे हमारे मीडिया ने, हमारे पॉलिटिकल क्लास ने, ख़ास तौर पर हमारे रूलिंग पार्टी और रूलिंग क्लास ने कैसे देखा है और कैसे लिया। ये बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊँ। जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी, बमबारी शुरू हुई थी, जो इराक़ और अफ़गानिस्तान जैसी बमबारी थी, उस वक्त हमारे यहाँ जो प्रिंट मीडिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया समेत मोटी मोटी हेडलाइंस आती थी, आज इसराइल ने ये हमला कर दिया, आज इसराइल ने इतने घर तबाह कर दिए, आज इतने फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें घर छोड़ना पड़ा है, आज इतने हज़ार फ़लस्तीनी इस एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। मोटी मोटी हेडलाइंस आती थी और गोदी चैनलों पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी, यही ये माराओ, वो माराओ, दे माराओ, ले माराओ। लेकिन जब अचानक नेतन्याहू ने हथियार डाल दिए, जंगबंदी कर दी, सीज़ फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, तो हमारे यहाँ से नटा छा गया। हमारे यहाँ इसराइल के बारे में खबरें छोटी होने लगी, सुर्खियों का साइज़ घटने लगा और गोदी चैनलों पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ कम होने लगी, होते 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 गायब हो गई। अब कोई तस्करा नहीं होता इसराइल का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि हमारे गोदी मीडिया को डर लग गया। उसे डर लग गया कि ये कोई बहुत, अब ये अपशगुन है, ये बदशगुनी है, ये ठीक हो नहीं रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप गए, उसके बाद अब नेतन्याहू गए, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आज वो कल हमारी बारी है वाला मामला ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल उसका तस्करा ही गोल कर दिया, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि चंद महीने पहले अमेरिका में जो गुस्सा पनप रहा था और पिछले चंद महीनों से इसराइल में जो जनता का क्रोध भड़क रहा था, उस क्रोध और उस गुस्से की परछाइयाँ हमें अपने देश में भी दिखाई देती। लेकिन दोस्तों, वो जो कहते हैं कि जब जब जो जो होना है तब तब वो होवेगा, रोना है तो रोवेगा, खोना है तो खोवेगा, जो होना है वो तो होकर रहेगा। अड़ियल, ज़िद्दी, मनमौजी, अपने सिवा किसी और को कुछ न समझने वाले लोग, वो तमाम लीडर एक एक करके अब जनता के गुस्से का निशाना बन रहे हैं, बनेंगे। एक और लीडर ब्राज़ील का, बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ इतने बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं कि आप देखेंगे तो दहल जाएंगे देखकर। तो एक मर्तबा फिर हम निहत्ते फ़लस्तीनियों को उनकी फ़तेह की, उनकी विजय की, उनकी कॉन्क्वेस्ट की मुबारकबाद देते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। अब हसन कमाल और उसकी टीम, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।